नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अपनी क्लास में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को आपके RACT एग्जाम के 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बताऊंगा। दोस्तों, यदि आप इन सभी प्रश्नों को पढ़ लेते हो तो आपका जो आने वाला RACT एग्जाम है उसमें आपके बहुत ही अच्छे परसेंटेज बनने वाले हैं, क्योंकि मैंने इस मॉडल पेपर के अंदर RACT एग्जाम के जो नए सिलेबस के अनुसार मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वही रखे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके एग्जाम में यही आएंगे। तो चलिए देखते हैं इस पेपर का पहला प्रश्न, जिसमें पूछा गया है माइक्रो कंप्यूटर्स के क्या उपयोग हैं। तो दोस्तों, आप सबने बैंक के अंदर, स्कूल के अंदर या फिर कॉलेज के अंदर जो कंप्यूटर देखे हैं उन्हें माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। यानी कि दोस्तों, जो माइक्रो कंप्यूटर होते हैं उनका कार्य ऑफिस में होता है। किसमें होता है दोस्तों? ऑफिस कार्यों में होता है। यानी कि पहले का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे हमारे पास में दूसरा प्रश्न पूछा गया है, मॉडेम क्या है। तो दोस्तों, जो मॉडेम है वो हमारे पास में एक ऐसा डिवाइस है जो कि इनपुट और आउटपुट दोनों प्रकार से कार्य करता है। यानी कि दोस्तों, दूसरे का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, मॉडेम एक इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों है। आगे हमारे पास में तीसरा प्रश्न पूछा गया है, एक फाइल पाथ डी डैश सॉफ्टवेयर डैश ऑफिस डैश सेटअप डॉट EXE में सॉफ्टवेयर क्या है। तो इसमें हमसे पूछा है कि ये जो हमारे पास में फाइल पाथ के अंदर सॉफ्टवेयर दे रखा है ये क्या चीज है। तो दोस्तों, ये क्या चीज होती है? ये हमारे पास में टॉप लेवल फोल्डर होता है। यानी कि तीसरे का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे हमारे पास में चौथा प्रश्न पूछा गया है, किसी जीमेल आईडी के सेंड फोल्डर में कौन से मेल होते हैं। यानी कि दोस्तों, आपके पास में एक जीमेल आईडी है, उसमें आपने क्या किया? सेंड फोल्डर को खोला। तो दोस्तों, सेंड फोल्डर के अंदर कौन से मेल होंगे? दोस्तों, उसके अंदर भेजे गए मेल होंगे। यानी कि आपने जो मेल भेज रखे हैं दूसरे व्यक्तियों को वो सेंड फोल्डर में छुपे होंगे। यानी कि चौथे का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे हमारे पास में पांचवा प्रश्न पूछा गया है, गूगल तेज क्या है। तो दोस्तों, गूगल तेज क्या है? मोबाइल पेमेंट सर्विस ऐप है। यानी कि पांचवें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे हमारे पास में छठा प्रश्न पूछा गया है, देश का सबसे बड़ा ऑनलाइन नौकरी पोर्टल कौन सा है। तो दोस्तों, भारत देश के अंदर जो सबसे बड़ा ऑनलाइन नौकरी पोर्टल है वो है naukri.com। यानी कि दोस्तों, गूगल पर ऐसी वेबसाइट जो कि आपको नौकरी की लेटेस्ट अपडेट देती हो तो वो कौन सी है? naukri.com है। यानी कि छठे का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे हमारे पास में सातवां प्रश्न पूछा गया है, EPDS के संदर्भ में FPS का पूरा नाम क्या होगा। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा कि EPDS होता क्या है। दोस्तों, EPDS एक प्रकार की राजस्थान सरकार की चलाई गई योजना है जिससे आपको राशन या आपका कोटा मिलता है। दोस्तों, EPDS की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो इस प्रश्न में हमसे EPDS के संदर्भ में FPS की फुल फॉर्म पूछी गई है। तो दोस्तों, मेरे हिसाब से FPS की फुल फॉर्म होगी फेयर प्राइस शॉप। क्या होगी दोस्तों? फेयर प्राइस शॉप। तो चलिए देख लेते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारे पास में जो ऑप्शन नंबर सी है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। फेयर प्राइस शॉप क्या है? FPS की फुल फॉर्म है। आगे हमारे पास में आठवां प्रश्न पूछा गया है, भामाशाह कार्ड नामांकन किस माध्यम से किया जा सकता है। तो दोस्तों, यदि आपको भामाशाह कार्ड बनवाना है तो आप ई-मित्र पर जाकर भी अपना भामाशाह कार्ड बनवा सकते हो और घर बैठे अपने मोबाइल, लैपटॉप और कंप्यूटर पर भी ऑनलाइन विधि से अपना भामाशाह कार्ड है वो बनवा सकते हो। यानी कि दोस्तों, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी दोनों करेक्ट हैं। तो इसमें जो फाइनल आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। इसमें कहा गया है बी तथा सी ऑप्शन है, उन दोनों के द्वारा हम भामाशाह कार्ड वो बनवा सकते हैं। आगे हमारे पास में नौवां प्रश्न पूछा गया है, बैंक खाते के साथ आधार को लिंक करने का तरीका क्या है। तो दोस्तों, यदि आपको अपने बैंक अकाउंट को आधार से लिंक करना है तो आप घर बैठे नेट बैंकिंग के द्वारा ये काम कर सकते हैं और वहीं बैंक में जाकर अपना आवेदन पत्र है उसको बैंक में जमा करवा सकते हैं। यानी कि दोस्तों, ऑप्शन डी है वो यहाँ पे नौवें का करेक्ट आंसर होगा। आगे हमारे पास में 10वां प्रश्न पूछा गया है, एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम तथा विंडोज फोन ऑपरेटिंग सिस्टम क्रमशः किन कंपनियों द्वारा बनाए गए हैं। तो दोस्तों, एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम है वो तो बनाया गया है गूगल द्वारा और वहीं विंडोज फोन ऑपरेटिंग सिस्टम है वो बनाया गया है माइक्रोसॉफ्ट द्वारा। यानी कि 10वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे हमारे पास में 11वां प्रश्न पूछा गया है, MS वर्ड 2010 में उंडू, रेडू तथा कट की जो शॉर्टकट कुंजी है वो क्या है। तो दोस्तों, उंडू की जो शॉर्टकट कुंजी होती है वो होती है Ctrl+Z और वहीं रेडो की जो शॉर्टकट कुंजी होती है वो होती है Ctrl+Y और जो कट की शॉर्टकट कुंजी होती है वो होती है Ctrl+X। तो इस प्रकार से 11वें का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। आगे हमारे पास में 12वां प्रश्न पूछा गया है, MS एक्सेल में किसी सेल के टेक्स्ट या वर्ड में कितने कैरेक्टर्स हैं ये पता करने हेतु कौन सा फंक्शन प्रयुक्त होता है। यानी कि दोस्तों, आपने MS एक्सेल के अंदर कोई एक सेल ली है और उस सेल के अंदर क्या लिखे हैं? वर्ड लिखे हैं। आपको क्या करना है? उन वर्डों की गिनती करनी है, यानी कि कैरेक्टर्स की गिनती करनी है। तो आप MS एक्सेल के अंदर कौन सा फंक्शन लेंगे? तो दोस्तों, उस समय आप लेन फंक्शन का यूज करेंगे। यानी कि 12वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे हमारे पास में 13वां प्रश्न पूछा गया है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में स्मार्ट आर्ट, क्लिप आर्ट तथा फोटो एल्बम के ऑप्शंस क्रमशः किस टैब में होते हैं। तो दोस्तों, पावर पॉइंट के अंदर क्या बनती है? प्रेजेंटेशन बनती है और प्रेजेंटेशन के अंदर क्या होती है? विभिन्न स्लाइडिंग होती है। तो आपको इस प्रश्न में पूछा गया है कि प्रेजेंटेशन के अंदर जो स्मार्ट आर्ट, क्लिप आर्ट तथा फोटो एल्बम के ऑप्शन होते हैं वो MS पावर पॉइंट के अंदर कौन से टैब में होते हैं। तो दोस्तों, वो किस में होते हैं? केवल इंसर्ट टैब में होते हैं। यानी कि 13वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी।
आगे हमारे पास में 14वां प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से किस प्रकार के साइबर अटैक में हमलावर ट्रैफिक या डाटा को आपके सिस्टम को भेजने के लिए कई अन्य कंप्यूटर्स का उपयोग करता है। यानी कि दोस्तों आपके पास में कोई एक कंप्यूटर है और कोई एक ऐसा हैकर है जो कि आपके कंप्यूटर के अंदर कोई डाटा भेजकर आपके सिस्टम को हैक कर लेता है। तो दोस्तों उस साइबर अटैक को हम क्या कहेंगे? उस साइबर अटैक को हम कहेंगे डिनाइल ऑफ सर्विस। यानी कि 14वीं का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे हमारे पास में 15वां प्रश्न पूछा गया है, विंडोज 10 के बारे में निम्न में से असत्य कथन का चयन कीजिए। तो दोस्तों जो विंडोज 10 होती है कंप्यूटर के अंदर, उसमें आपको असत्य कथन का चयन करना है। तो देखिए ऑप्शन सी है वो बिल्कुल असत्य कथन है। इसमें कहा गया है कि सीडी या डीवीडी के द्वारा कोई प्रोग्राम इंस्टॉल नहीं कर सकते। नहीं दोस्तों, कोई भी प्रोग्राम है, चाहे वो कोई गेम हो, चाहे वो कोई MS वर्ड हो, MS एक्सेल हो, वो सीडी या डीवीडी के द्वारा ही इंस्टॉल होता है। यानी कि जो ऑप्शन सी है इसका ये वाला कथन है वो बिल्कुल गलत है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको सीडी और डीवीडी की फुल फॉर्म बताना चाहूंगा। दोस्तों सीडी की फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क और डीवीडी की फुल फॉर्म होती है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। आगे हमारे पास में 16वां प्रश्न पूछा गया है, बर्निंग कहलाती है। तो दोस्तों बर्निंग जो होती है वो सीडी और डीवीडी में फाइल कॉपी करने की प्रक्रिया को कहते हैं। यानी कि दोस्तों 16वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे हमारे पास में 17वां प्रश्न पूछा गया है, निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प का चयन कीजिए। तो दोस्तों हमारे पास में पहला कथन है, वेब ब्राउजर ऑपरेटिंग सिस्टम का भाग है। नहीं दोस्तों, ये हमारे पास में बिल्कुल असत्य कथन है, क्योंकि जो वेब ब्राउजर होता है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का भाग होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का भाग नहीं होता। आगे हमारे पास में दूसरा कथन दिया गया है, मदरबोर्ड प्रोसेसिंग डिवाइस का भाग नहीं है। नहीं दोस्तों, मदरबोर्ड जो है वो प्रोसेसिंग डिवाइस का ही भाग होता है। यानी कि दोस्तों दूसरा कथन है वो भी क्या है, बिल्कुल गलत है। तो हमारे पास में जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कथन 1 तथा कथन 2 दोनों गलत हैं। आगे हमारे पास में 18वां प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से सही युग्म का चयन कीजिए। तो दोस्तों एक तरफ हमारे को डिवाइस दे रखे हैं और दूसरी तरफ क्या दे रखा है, डिवाइस के नेम दे रखे हैं। देखिए हमारे पास में जो पॉइंटिंग डिवाइस होता है वो कौन सा होता है, जॉयस्टिक। दोस्तों जॉयस्टिक है वो पॉइंटिंग डिवाइस है और इसकी सहायता से हम गेम खेल सकते हैं। उसी प्रकार से आउटपुट डिवाइस यानी कि दूसरे का क्या होगा, एस होगा। उसी प्रकार से प्रोसेसिंग डिवाइस कौन सा है दोस्तों, वो हमारे पास में होती है मेमोरी। और वहीं एक ऐसा डिवाइस जो कि इनपुट और आउटपुट दोनों प्रकार से कार्य करता हो, तो दोस्तों वो कौन सा होता है, मॉडेम होता है। आपको मैंने शुरुआत में बताया था। तो हमारे पास में जो 18वें का करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। देख सकते हैं पहले का क्या है, क्यू है, उसके बाद में दूसरे का एस, तीसरे का पी और चौथे का आर। आगे हमारे पास में 19वां प्रश्न पूछा गया है, विंडोज 10 में स्निपिंग टूल का क्या उपयोग है। तो दोस्तों विंडोज 10 के अंदर जो स्निपिंग टूल ऑप्शन होता है वो क्या करता है, स्क्रीन पर किसी ऑब्जेक्ट का स्क्रीनशॉट ले लेता है। यानी कि दोस्तों 19वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे हमारे पास में 20वां प्रश्न पूछा गया है, किसी एक ईमेल आईडी mail1@gmail.com से दूसरी मेल आईडी mail2@gmail.com पर एक संदेश भेजा जाता है। यानी कि दोस्तों आप एक मेल आईडी से दूसरी मेल आईडी की तरफ क्या भेज रहे हो, कोई एक संदेश भेज रहे हो। तो वो संदेश mail2@gmail.com तथा mail1@gmail.com पर क्रमशः किस फोल्डर में सेव होगा। तो दोस्तों आप क्या कर रहे हो, एक ईमेल आईडी से दूसरी ईमेल आईडी की तरफ क्या भेज रहे हो, मैसेज भेज रहे हो। और दोस्तों यदि आप उस मैसेज को दूसरी मेल आईडी के अंदर देखना चाहते हो तो आप किस पर क्लिक करोगे, सेंड ऑप्शन पर क्लिक करोगे, सेंड फोल्डर के अंदर क्लिक करोगे। और वहीं यदि आप पहली मेल आईडी के अंदर वो मैसेज देखना चाहते हो तो आप इनबॉक्स फोल्डर पर क्लिक करोगे। यानी कि दोस्तों पहली मेल आईडी के अंदर इनबॉक्स ऑप्शन पर क्लिक करना होगा और दूसरी मेल आईडी पर सेंड ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर आप ऑप्शन नंबर डी देख सकते हो, इसमें पहला बताया गया है इनबॉक्स और दूसरा बताया गया है सेंड। यानी कि दोस्तों डी ऑप्शन है वो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं, हमारे पास में 21वां प्रश्न पूछा गया है, USSD सुविधाओं का उपयोग करने हेतु कौन सा नंबर डायल करना होता है। तो दोस्तों USSD सुविधाओं का लाभ लेने हेतु हमें *99# जो नंबर है उसका उपयोग करना होता है। यानी कि 21वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे हमारे पास में 22वां प्रश्न पूछा गया है, राजस्थान सरकार द्वारा ई मित्र प्लेटफॉर्म की स्थापना है वो कब की गई। तो दोस्तों राजस्थान सरकार ने ई मित्र प्लेटफॉर्म की जो स्थापना है वो सन 2004 के अंदर की। यानी कि 22वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे हमारे पास में 23वां प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है वो सत्य कथन है। देखिए इसमें कहा गया है, ट्विटर में हैशटैग से आप किसी कैटेगरी को जोड़ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यदि आप हैशटैग किसान आंदोलन लिखते हो तो वो जो आपका ट्वीट है वो किसान आंदोलन की कैटेगरी में चला जाएगा। यानी कि दोस्तों ट्विटर के अंदर जो हैशटैग होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो 23वें का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे हमारे पास में 24वां प्रश्न पूछा गया है, SSO का उपयोग नहीं है। तो दोस्तों आपको सबसे पहले मैं SSO की फुल फॉर्म बताना चाहूंगा। दोस्तों SSO की फुल फॉर्म होती है सिंगल साइन ऑन। तो इसमें हमारे पास में ऑप्शन नंबर ए है, बिजली या पानी का बिल भुगतान करने हेतु। तो दोस्तों SSO के माध्यम से हम बिजली या पानी का जो बिल है उसको जमा कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों ये क्या है, SSO का उपयोग है। उसी प्रकार से बी ऑप्शन दिया गया है, मूल निवास प्रमाण पत्र आवेदन करने हेतु। जी हाँ दोस्तों, आप SSO पर अपना मूल निवास है उसका आवेदन भी कर सकते हो। यानी कि ये भी क्या है, SSO का उपयोग है। उसी प्रकार से ऑप्शन नंबर सी है, यूनिवर्सिटी में एडमिशन फीस भरने हेतु। जी हाँ दोस्तों, आप SSO के माध्यम से यूनिवर्सिटी की जो फीस है उसको भी भर सकते हो। तो दोस्तों तीनों के तीनों ऑप्शन क्या थे, SSO के उपयोग थे।
आगे हमारे पास में ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। जी हाँ दोस्तों, इनमें से कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जो कि एसएसओ का उपयोग ना हो। तो दोस्तों हमारे पास में 24वें का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे हमारे पास में 25वां प्रश्न पूछा गया है, एस्ट्रो क्या है? तो दोस्तों एस्ट्रो जो होता है वो हमारे पास में मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण होता है, यानी कि 25वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे हमारे पास में 26वां प्रश्न पूछा गया है, MS वर्ड 2010 में कट या कॉपी किया टेक्स्ट टेम्पररी कहाँ स्टोर होता है? यानी कि दोस्तों आप MS वर्ड 2010 के अंदर कोई वर्ड है उसे कट कर देते हो या कॉपी कर देते हो तो वो जो टेक्स्ट है वो टेम्पररी रूप में कहाँ सेव होगा? तो दोस्तों वो कहाँ सेव होगा? वो क्लिप बोर्ड में सेव होगा, यानी कि 26वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं, हमारे पास में 27वां प्रश्न पूछा गया है, MS एक्सेल 2010 में किसी भी रो या कॉलम की साइज तथा शीट की साइज सेट करने का ऑप्शन क्रमशः किस टैब में होता है? तो दोस्तों उनकी साइज सेट करने का जो ऑप्शन है वो हमारे पास में होता है होम और पेज लेआउट ऑप्शन में, यानी कि 27वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे हमारे पास में 28वां प्रश्न पूछा गया है, एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में 4 रोज तथा 5 कॉलम वाली टेबल में विजुअल इफेक्ट क्या कहलाता है? तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि MS पावर पॉइंट के अंदर क्या बनती है? प्रेजेंटेशन बनती है, MS वर्ड के अंदर डॉक्यूमेंट बनती है और MS एक्सेल के अंदर क्या बनती है? स्प्रेडशीट बनती है। तो इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि MS पावर पॉइंट के अंदर जो प्रेजेंटेशन होती है उसमें 4 रोज और 5 कॉलम वाली टेबल है, उसमें विजुअल इफेक्ट है वो क्या कहलाता है? तो दोस्तों उस विजुअल इफेक्ट को हम कहते हैं एनिमेशन, यानी कि 28वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे हमारे पास में 29वां प्रश्न पूछा गया है, सेशन अपहरण क्या है? यानी कि दोस्तों सेशन हाईजैकिंग है उसे क्या कहते हैं? इसमें हमलावर क्लाइंट मशीन व सर्वर के बीच एक ऑथेंटिक सेशन की निगरानी करता है, यानी कि दोस्तों 29वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे हमारे पास में 30वां प्रश्न पूछा गया है, VGA केबल के प्रत्येक कनेक्टर में कितनी पिन होती है? तो दोस्तों VGA केबल की प्रत्येक कनेक्टर में 15 पिन होती है, यानी कि 30वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे हमारे पास में 31वां प्रश्न पूछा गया है, GUI की हानियां नहीं है। तो दोस्तों आपको सबसे पहले मैं GUI की फुल फॉर्म बताना चाहूंगा। दोस्तों GUI की फुल फॉर्म होती है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। और दोस्तों इस प्रश्न में पूछा गया है कि GUI की जो हानियां हैं वो कौन कौन सी नहीं है? तो दोस्तों जो GUI की हानि नहीं है वो नहीं, हमारे पास में यूजर को सीखने में कम समय लगता है। जी हाँ दोस्तों, ये हानि नहीं है, ये तो हमारे पास में लाभ होता है, क्योंकि GUI के माध्यम से कोई भी यूजर है वो आसानी से कंप्यूटर पर कोई भी चीज है वो सीख सकता है, यानी कि करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे हमारे पास में 32वां प्रश्न पूछा गया है, वर्ड प्रोसेसर, यूटिलिटीज और डिवाइस ड्राइवर ये किसके उदाहरण है? तो दोस्तों जो वर्ड प्रोसेसर है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, और वहीं यूटिलिटीज जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, और डिवाइस ड्राइवर भी क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। तो इस प्रकार से 32वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे हमारे पास में 33वां प्रश्न पूछा गया है, निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो हमारे पास में पहला कथन है, बार कोड रीडर तथा प्रोजेक्टर दोनों आउटपुट डिवाइस के उदाहरण है। नहीं दोस्तों, प्रोजेक्टर क्या है? आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है, लेकिन बार कोड रीडर क्या है? इनपुट डिवाइस का उदाहरण होता है। तो इस प्रकार से ये वाला कथन क्या है? बिल्कुल गलत होगा। आगे हमारे पास में दूसरा कथन दिया गया है, लेजर प्रिंटर इंकजेट प्रिंटर की तुलना में अधिक तेजी से प्रिंट निकालता है। जी हाँ दोस्तों, ये कथन क्या है? बिल्कुल सत्य है। तो इस प्रकार से पहला कथन गलत और दूसरा कथन क्या है? सत्य है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, कथन 1 गलत और कथन 2 क्या है? सही है। आगे हमारे पास में 34वां प्रश्न पूछा गया है, MS वर्ड में निम्न में से कौन सा ऑप्शन रिव्यू टैब में नहीं होता? तो दोस्तों रिव्यू टैब के अंदर जूम ऑप्शन भी होता है, वाटरमार्क ऑप्शन भी होता है, हेडर एंड फुटर ऑप्शन भी होता है, यानी कि दोस्तों ये तीनों के तीनों ऑप्शन क्या हैं? रिव्यू टैब में होते हैं। तो दोस्तों हमारे पास में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है जो कि रिव्यू टैब में ना होता हो। आगे चलते हैं, हमारे पास में 35वां प्रश्न पूछा गया है, निम्न 4 कथनों में से कौन से कथन सही हैं? तो दोस्तों 35वें प्रश्न के अंदर जो थर्ड ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। इसमें कहा गया है कि माइक्रोसॉफ्ट एज को सर्च बॉक्स की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट एज क्या है? वो एक प्रकार का वेब ब्राउजर है, तो इस प्रकार से इसको सर्च बॉक्स की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि 35वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। दोस्तों यदि आपको अपने मोबाइल के अंदर RSCET एग्जाम के वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की PDF चाहिए तो आपको सबसे पहले मोबाइल के अंदर गूगल खोलना होगा और गूगल पर हमारी वेबसाइट का नाम सर्च करना होगा। दोस्तों हमारी वेबसाइट का नाम है ज्ञानलर्न.com। आप इसे जैसे ही सर्च करेंगे तो हमारी जो वेबसाइट है वो खुल जाएगी ज्ञानलर्न.com। आपको क्या करना है? नीचे जाना है, तो आपको इस वेबसाइट के अंदर जो RSCET इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की पोस्ट है वो आपको मिल जाएगी। आपको इस पर क्लिक करना है। आप जैसे इस पर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। आपको क्या करना है? नीचे जाना है। दोस्तों आप जब नीचे जाएंगे तो आपको RSCET एग्जाम के एडमिट कार्ड, एग्जाम डेट, आंसर की और रिजल्ट डेट से संबंधित सारी जानकारी मिल जाएगी, और आपको RSCET एग्जाम बेस्ट मॉडल पेपर 35 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की जो PDF है उसका लिंक भी मिल जाएगा। देख सकते हैं जो ये रेड कलर में दिया हुआ है, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ इस प्रकार के ऑप्शन आएंगे। आपको यहाँ पे टेलीग्राम वाला ऑप्शन है, उस पर क्लिक कर देना है। इससे क्या होगा? आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे और वहाँ पे आपको PDF है वो भी मिल जाएगी। आप देख सकते हैं ये हमारा टेलीग्राम चैनल है अपनी क्लास नाम से। इसमें आपको जो RSCET इंपोर्टेंट क्वेश्चन की PDF है वो दी गई है। देख सकते हैं एग्जाम पेपर विद आंसर की। आपको इस पर क्लिक करना है। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपको 1 से लेकर के 35 जो प्रश्न है वो मिल जाएंगे, और साथ ही आपको नीचे आंसर की है वो भी प्रोवाइड करा दी गई है।
ताकि आप इसके आंसर भी देख पाएं। देख सकते हैं 1 से लेकर के 35 प्रश्नों की जो उत्तर कुंजी है वो भी आपको इस पीडीएफ के नीचे दी गई है। तो दोस्तों आप इस पर जाइए वेबसाइट पर और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए और ये जो RSAT इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ है उसे पा लीजिए। तो दोस्तों इस प्रकार से मैंने आपको इस वीडियो के अंदर आपके RSAT एग्जाम के 35 अति महत्वपूर्ण प्रश्न बताए। दोस्तों यदि आपको ये प्रश्न अच्छे लगे हों तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ कि आपके इन 35 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। और साथ ही यदि आपका कोई ऐसा मित्र है जो कि आने वाला RSAT एग्जाम देने वाला है तो उसे भी ये वीडियो शेयर करो ताकि उसे भी RKCL एग्जाम के जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं उसका पता चल पाए और वो भी अच्छे नंबर ला पाए। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। अब मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।